वेलकम बैक स्टूडेंट टू द 12th लेक्चर ऑफ टिश्यू क्लास 9 बायोलॉजी। यहाँ पे हम लोग फाइनली एनिमल टिश्यू पे आ गए हैं और एनिमल टिश्यू का एक ओवरव्यू लेने के बाद जो कि मैंने 11th लेक्चर में दिया हुआ कि एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ना है, उसमें फर्स्ट पार्ट जो आता है वो है इपिथेलियन। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू या जिसको इपिथेलियम भी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू है, तो इस लेक्चर में जो कंप्लीट लेक्चर होगा 40 से 45 मिनट का, इसमें सारा इपिथेलियल टिश्यू के बारे में कवर होगा। जितने उसके अलग अलग बेसिस पे, चाहे अरेंजमेंट ऑफ सेल से या सेल के शेप से या फंक्शन के आधार पे जो उसके टाइप्स किए हों, उस सब को मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ सिंपल में कर दूंगा और आपको इसके बाद इपिथेलियल टिश्यू पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इपिथेलियल या टिश्यू या इपिथेलियम जिसको बोलते हैं उसके बारे में। तो पहले इसका भी ओरिजिन जो है वो ग्रीक से ही आया है, ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड से। और ये जो है दो शब्द से बना है, ईपी। ठीक है, ईपी मतलब जानते हैं आप, इपिडर्मिस में ही पढ़ के हैं। ईपी मतलब होता है अपॉन, मतलब किसी चीज़ के ऊपर। और यहाँ पे जो थैली है, ये थैली का मतलब होता है निप्पल। ठीक है, हम निप्पल जानते ही हैं, वही चीज़। तो यानी ये बोला जाता है, अगर सिंपली में अगर बोले तो ये बाहर का और अंदर का, मतलब कोई भी हमारा जो ऊपर का लेयर है, ठीक है, हमारा मसल है जैसे मान लीजिए, तो मसल्स के ऊपर का और मसल्स के अंदर का भी जो लेयर है उसको बनाने का काम कौन करता है, या उसको ढकने का कौन काम करता है, उसको ढकने का काम करता है इपिथेलियल टिश्यू। अब इमेजिन कीजिए आपके पास क्या है, वो एसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, जिसके थ्रू खाना जो है आपके माउथ से स्टोमक में जाता है। ठीक, तो इसमें इमेजिन कीजिए, तो इसका बाहर वाला भी एक स्किन रहता है, तो इस बाहर वाले स्किन को भी इपिडर्मिस इपिथेलियल ही बनाता है। अंदर में, इसका अंदर में भी एक कवरिंग होगा ना, ये कवर जो किया हुआ है, तो अंदर वाला भी कौन, इपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है, या इपिथेलियम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट ही बोल सकते हैं और इनर मोस्ट भी कवरिंग है। किसका, तो एनिमल टिश्यू का, या एनिमल्स में तो क्या बोल सकते हैं, इसको कवरिंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि बाहर से भी और अंदर से भी दोनों किया हुआ है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, पहला चीज़ तो समझिए कि ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब होता है अपॉन निप्पल, मतलब आउटर पार्ट में। ठीक है, या अंदर पार्ट में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कवरिंग टिश्यू। कवरिंग टिश्यू कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये कवर करता है आउटर और इनर पार्ट को। बिकॉज कवरिंग टिश्यू कहते हैं क्योंकि इट कवर्स, ठीक है, कौन, इपिथेलियल टिश्यू या इपिथेलियम जिसको बोले, तो इट कवर्स ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सारे एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस जो होता है एनिमल के बॉडी का, उसको कवर करने का काम करते हैं ऑफ द एनिमल बॉडी। ठीक, इसीलिए इसको कवरिंग टिश्यू भी बोला जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट एनिमल टिश्यू है, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसमें आप देखेंगे तो जो इसका पैकिंग है, ठीक है, मतलब किस तरह से ये पैक रहता है, वो आप देखेंगे तो बहुत कम्पैक्टली होता है, इसमें कोई गैप नहीं रहता है। ऑफकोर्स गैप होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप काम क्या है, आपका बचाव काम है। तो आपका बचाव काम है, अगर आप एक गार्ड है, आप गार्ड का बचाव काम रहता है, तो उसका क्या है, तो उसका आँख का रोशनी चारों तरफ जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं बीच में कोई रीजन छूट जाना चाहिए। अगर कैमरा लगाए हो तो कैमरा आप ऐसे लगाएंगे ना किसी रूम में कि पूरा कवर हो, ऐसा तो नहीं कि कोई जगह छूट जाए। तो यहाँ भी जो एपिथेलियम टिश्यू है उसका ऐसा काम है कि कहीं भी नहीं छूटे, इसीलिए क्लोजली पैक्ड रहता है। तो पहला चीज़ तो आप ये समझिए। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि ये कोई इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं छोड़ता है, नो इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, ऑफकोर्स सिक्योरिटी रीजन, नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस। ओके, ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक या एक से ज़्यादा तरह की सेल से भी बन सकता है, और वो टाइटली अरेंज रहता है। तो ये लिख सकते हैं आप, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ टाइटली सीट, वन और मोर लेयर, एक या एक से ज़्यादा लेयर किस चीज़ का, टाइटली अरेंज्ड, मतलब पूरी टाइट से कोई स्पेस ना छोड़ते हुए टाइटली अरेंज क्या चीज़, सीट ऑफ सेल, सीट्स ऑफ सेल। ओके, अब सेल जो होते हैं वो पकड़े रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है, हर एक जंक्शन पे। ठीक है, जंक्शन बोलते हैं, इस जंक्शन को हम लोग एक नाम भी बोलते हैं बेसमेंट मटेरियल। तो इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट है। ठीक है, सेल एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़े हुए हैं, कैसे, तो बाय जंक्शन और कुछ सीमेंटिंग मटेरियल से। ठीक है, जिसे कुछ सीमेंटिंग मटेरियल से, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो चलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बस मैं ये लिख देता हूँ कि ये जो सेल होते हैं, सेल्स आर हेल्ड टाइटली, सेल्स एक दूसरे के साथ कस के पकड़े रहते हैं, कैसे, तो हेल्ड टाइटली बाय वेरियस टाइप्स ऑफ जंक्शन, अलग अलग टाइप्स के जंक्शन होते हैं।
ठीक है। जंक्शन तो आप समझते हैं ना, जहाँ पे दो या दो से जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है, जहाँ पे 2-3 ट्रेन का रेलवे क्रॉस होता है, वैसा ही जंक्शन, ठीक है। तो वो इस टाइप्स ऑफ जंक्शन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है। ऑफकोर्स किसी चीज़ को जमाना है तो वो सीमेंट जैसा कोई मटेरियल होना चाहिए। अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स, जैसे सुबेरीन, ये सब हम लोग पढ़े थे किसमें, प्लांट में, तो सीमेंटिंग मटेरियल। ओके, इपिथेलियम जो है वो रहता किस पे है, तो इपिथेलियम जो हम फिगर बनाएंगे तो देखेंगे, तो इपिथेलियम के अंदर में एक मटेरियल की तरह रहता है जो इसका बेस के रूप में काम करता है। इसको बेसमेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। बेसमेंट मटेरियल करता क्या है, तो बेसमेंट मटेरियल कनेक्ट करने का काम करता है। वैसे कनेक्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू का है, फिर भी ये भी कनेक्ट करता है किसी चीज़ को। मान लीजिए इपिथेलियल टिश्यू है, तो इपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये बेसमेंट मटेरियल। तो थोड़ा सा समझते हैं बेसमेंट मटेरियल हमारे पास है क्या। तो बेसमेंट मटेरियल जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि बेसमेंट मटेरियल बेस फॉर्म करने का काम करता है इपिथेलियल टिश्यू का। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या, तो ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल से बाहर, इपिथेलियल सेल का नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है किस चीज़ का, फाइबर का, ठीक है। अब फाइबर आप समझते ही होंगे, ऑफ कोलाजन फाइबर। इसके बारे में डिटेल में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे। कोलाजन फाइबर जैसे स्क्रीन का में पढ़े थे, वो भी एक तरह का फाइबर ही था, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर एंड डेंस मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स आप समझते हैं, मुझे उम्मीद है, जैसे साइटोप्लाज्म था वो एक तरह का मैट्रिक्स था। तो लिक्विड आप समझ सकते हैं, लिक्विड्स जो किसके नीचे रहता है, तो बिलो इपिथेलियम के नीचे होता है। ये सब आपको तभी समझ में आने वाला है जब आप क्या हैं, तो पिछले लेक्चर सब अटेंड करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एनिमल टिश्यू सीधा अटेंड करने आ गए या प्लांट टिश्यू नहीं पढ़े हैं, सब इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए आपको पढ़ना ही चाहिए। पहले प्लांट टिश्यू तब एनिमल टिश्यू। अब ये करता क्या है, तो ये कनेक्ट करने का काम करता है। इट कनेक्ट्स किस चीज़ को, अंडरलाइंग, मतलब अंदर में रहने वाला, एकदम नाम इंग्लिश तो बहुत ईजी वर्ड है, ये लैंग्वेज है, ये अंडरलाइन मतलब अंदर में रहने वाला। अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है, चाहे ब्लड है या दूसरा चीज़ है, ठीक है। तो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू टू इपिथेलियम, मतलब इपिथेलियम को कनेक्ट करता है किससे, कनेक्टिव टिश्यू को, और उसके साथ साथ सपोर्ट भी देता है, इलास्टिक सपोर्ट, एंड प्रोवाइड्स इलास्टिक सपोर्ट, मतलब खींचते भी हैं उसको तो वो फटता नहीं है बल्कि खींचा जाता है। जैसे आपने चमड़ी को अगर खींचेंगे भी तो वो टूट के तो नहीं निकल जाता है, खिंचाव होता है वो किसी कारण, तो वही बेसमेंट मटेरियल है जो इसको खींच के रखे हुआ है और एक रबर की तरह काम कर रहा है, एंड प्रोवाइड्स इलास्टिक सपोर्ट। ओके, अब ऐसा भी है कि डायरेक्ट सप्लाई नहीं है किसी चीज़ का, मतलब यहाँ से यहाँ कोई चीज़ चला जाए ऐसा भी नहीं है। वेस्कुलर जो है, वेसल्स कोई नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट वेस्कुलर सप्लाई एब्सेंट होता है। अब एपिथेलियम जो है वो एक बैरियर के रूप में काम करता है किस चीज़ का, तो अलग अलग बॉडी सिस्टम को सेपरेट करने में, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आ रहा है, एंट्री कर रहा है किस चीज़ में, बॉडी में, उसको कम से कम एक लेयर एपिथेलियम का, जैसे अगर कोई भी चीज़ जा रहा है हमारे हाथ से ही, तो पहले इसको कहाँ, पहले अगर हमारे हाथ के अंदर जाना है शरीर के अंदर, तो उसको इस वाले स्किन से एब्जॉर्ब होकर अंदर जाना होगा, तो कम से कम एक लेयर एपिथेलियम का पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एपिथेलियम जो है एक बैरियर यानी बाउंड्री के रूप में काम करता है। तो एपिथेलियम फॉर्म्स अ बैरियर, ठीक है, एक बैरियर के रूप में काम करता है। एंड चेक फॉर एनी मटेरियल, चेक करता है किस चीज़ को, कोई भी मटेरियल को, फॉर एनी मटेरियल, जैसे चेक पोस्ट होता है ना पुलिस का, वैसे ही फॉर एनी मटेरियल बिफोर एंटरिंग द बॉडी, अगर बॉडी में एंट्री हो रहा है तो उसके लिए चेक होता है, एंटरिंग द बॉडी। ओके, अब किस चीज़ को जाना देगा किस चीज़ को नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस क्या है, मतलब ये जो परमिएबिलिटी है, मतलब किस चीज़ को अंदर जाने देना है या नहीं देना है। तो परमिएबिलिटी ऑफ सेल जो अलग अलग एपिथेलियम का है वो डिटरमाइन करता है कि सब्सटेंस पास होगा या नहीं। अगर आपके मन में है कि कोई सब्सटेंस है वो हमारे शरीर से पास होगा कि नहीं, तो वो डिपेंड करता है उस सब्सटेंस पे ही, कि वो सब्सटेंस बॉडी जो अपने आप को कोऑर्डिनेट किया हुआ है, तो क्या बॉडी इसको अलाउ किया हुआ है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप ज़रूर कुछ मैसेज ऐप, जैसे एक बोल सकते हैं ट्रू कॉलर भी आप यूज़ किए होंगे, तो उसमें या आजकल मैसेज के ऐप में भी एक फीचर रहता है स्पैम कॉलर जो होता है। स्पैम कहने का मतलब वैसे कॉलर या वैसे मैसेज जो आपको बार बार बहुत सारा डिस्टर्बेंस दे, ठीक है, ये ले लो मेरे सामान पे, ये ले लो, तो वैसे डिस्टर्बेंस दे। तो उसमें आजकल क्या हो गया कि आज ट्रू कॉलर या दूसरे ऐप एक फ़ीचर दे दिए हुए हैं कि स्पैम कॉलर रहेंगे तो वो खुद से कॉल नहीं आएगा, खुद से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो वैसा फीचर है।
तो ऐसा ही जो कंपनी जैसे मोबाइल को इसे कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है कि इस चीज़ को आने ही नहीं देना, उसी तरह से हमारा बॉडी भी जो है, हमारा बॉडी तो एक कम्प्लेक्स मशीन ही है ना, इस तरह से बना हुआ है कि उस चीज़ को वो आने ही नहीं देता, ठीक है, बाहर ही रख देता है अगर वैसा अलाउ नहीं किया हुआ बॉडी। और एपिथेलियल जो है वो कवर करता है स्किन को, माउथ को के लेयर को, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल जिसको फूड कैनल फूड वाला था वो सब एलिमेंट्री कैनल में सारा आता है, स्टोमक माउथ वगैरह सब आता है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ब्लड वेसल्स अलग अलग। तो चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ लोकेट होता है, या अक्यूरेंस पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ आखिर रहता है, अक्यूरेंस या लोकेशन जिसको हम लोग बोलते थे वो चीज़। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कि स्किन और लाइनिंग किस चीज़ का, बकल कैविटी, बकल कैविटी में हमारा सारा माउथ आता है, बकल कैविटी, ब्लड वेसल्स, ठीक है, दूसरा जगह आप लिख सकते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स में कोई भी चाहे आप आर्टरी ले, वेन ले या कैपिलरी ले। उसके बाद आप बोल सकते हैं माउथ, ठीक है, पूरे एलिमेंट्री कैनल, मैं सीधा लिखता हूँ एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल में माउथ आ जाएगा, स्टोमक आ जाएगा, पेंक्रियाज आ जाएगा, जितने ग्लैंड्स है सब आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब उसके भी कवर के रूप में। ओके, हमारा स्किन खुद, ठीक, रिस्पायरेटरी में अल्वियोली आप सुनते होंगे कि हमारा जो लंग्स है, ठीक है, अल्वियोली लंग्स है, लंग्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेप्स जैसे, उसी को अल्वियोली बोलते हैं, जिससे कि रियल में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वहाँ भी वो चीज़ ही बना हुआ है, ठीक है। किडनी के अलग अलग ट्यूब्यूल, किडनी रहेंगे तो इस तरह से बहुत एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है किडनी का एक छोटा सा यूनिट का जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, तो उसमें तो किडनी के अलग अलग ट्यूब्स और ग्लैंड्स एंड वेरियस ग्लैंड्स और भी बहुत सारा है, ठीक है। आप सिंपली मैंने आपको बता ही दिया कि आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट जो पार्ट होगा वो कवर करेगा कौन, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू। अब बात करते हैं इसके फंक्शन, ओवरऑल इसका क्या फंक्शन रहने वाला है। ऑफकोर्स इसके टाइप्स पे हम अभी नहीं आए, टाइप्स पे ही बात करेंगे। अब एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या है। चलिए बात करते हैं इनके अलग अलग फंक्शंस के बारे में। ओके, तो फंक्शंस, तो इनका पहला फंक्शन क्या है, तो इनका पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन देना किसी से, तो कोई भी इंजरी या मैकेनिकल जो इंजरी आ रहा है, मैकेनिकल या केमिकल इंजरी आ रहा है, कोई भी चोट जो हमको पहुंचा रहा है उस चीज़ से बचाव करना। तो पहला है प्रोटेक्शन फंक्शन, किससे, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी। और बाहर से कुछ भी आ रहा है, कोई चोट लग रहा है या थप्पड़ ही हमको लगने वाला है मम्मी से, तो उस कंडीशन में भी पहले एपिथेलियल टिश्यू लेता है, तो इस चीज़ का प्रोटेक्शन है। दूसरा क्या चीज़ है, तो दूसरा है कि ये मूवमेंट में भी किसी किसी सेल में, किसी किसी एनिमल में आप देखते होंगे, जैसे मैं एक पैरामीशियम का एग्जांपल ले लूँ, पैरामीशियम आपको जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें ऐसे ऐसे हेयर लगता है, ये हेयर किस पे ग्रो किया रहता है, तो हेयर ग्रो किया रहता है एपिथेलियल टिश्यू पे ही। तो ये है किसका पार्ट, तो एपिथेलियल टिश्यू का ही। तो किसी किसी में ये मूवमेंट में भी मदद करता है। तो पहला तो आप समझे कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, ठीक है, केमिकल से, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी से, ठीक है, यानी कोई मार रहा है उससे, इस सब से, ठीक। उसके साथ साथ ये क्या है, ये मूवमेंट में भी अलाउ करता है, मूवमेंट बाय हेल्प ऑफ सिलिया। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसी को क्या बोलते हैं, सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं आप, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसा है ना, तो इसीलिए इसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं और इस चीज़ को बोलते हैं सिलिया। तो मूवमेंट बाय हेल्प ऑफ सिलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे ग्रोथ होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हाँ, ग्रोन या ग्रोथ होता है जिसका ऑन आउटर मोस्ट या सिंपली ऑन एपिथेलियम, जिसका एपिथेलियम पे ग्रोथ होता है। ओके, तीसरा फंक्शन के रूप में बात करते हैं। तीसरा फंक्शन जो है उसका ये है एक्सचेंज ऑफ गैस। जैसे मैंने आपको बोला था अल्वियोली, रिस्पिरेटरी सिस्टम में अल्वियोली जो है वहाँ पे इसका क्या काम है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस। तो तीसरा इसका आप ये भी काम लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस। ओके, और क्या क्या काम है, तो इसका ये काम है एब्जॉर्व करना वाटर को और डाइजेस्ट करना फूड को और न्यूट्रिएंट्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया एलिमेंट्री कैनल में पूरा है, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इसका काम होगा। तो चौथा आप लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन है एंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में भी मदद करता है, ठीक। फिफ्थ इसका फंक्शन क्या लिख सकते हैं, तो कुछ जैसे आप बोल सकते हैं कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी एक होता है, तो सिक्रेशन भी इसका काम है। मतलब कुछ जो सिक्रेशन, जैसे हमारे पास आंसू, ठीक है, टीयर्स, जो म्यूकस निकलता है हमारे नाक से, वो म्यूकस या कभी गले से, कुछ जूसेस जैसे गैस्ट्रिक जूसेस या इंटेस्टिनल जूसेस, वो सब भी इसका कमाल है। तो वो सब भी
एपिथेलियम टिश्यू का ही कमाल है। ठीक, उसके बाद ये क्या करता है, तो इट प्रोड्यूसेस, ये एपिथेलियल ही एक तरह का एपिथेलियम जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल जिसको आप टेस्टिस और ओवरी बोलते हैं, सेक्स सेल। और ये कौन करता है, ये है जर्मिनल एपिथेलियम। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, कितना है और अनलिमिटेड है। ठीक है, अगर मैं फंक्शन बता जाऊँ तो अनलिमिटेड है। जैसे है कि किसी में ये एक्सोस्केलेटन, हम लोग का जो बाहर का जैसे नेल है, नेल भी इसी से बना हुआ है, ये भी तो नेल। या मछलियाँ में जो स्केल्स होता है जिसकी मदद से वो तैरती है, वो भी। जैसे आप बोले किसी भी पक्षी का क्लाउज यानी पंजा, वो भी किससे बना जाता है, तो वो भी इसी से बना जाता है। ओके, हम जो सेंस कर पाते हैं कोई चीज़, कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है या टेस्ट कर पाते हैं, वो सब भी किस कारण, एपिथेलियम के कारण है। ठीक है, यानी सेंसरी एपिथेलियम जिससे हम वो काम करता है। ठीक, यही हमको बचाता है ड्राई होने से कोई चीज़ को। ठीक है, या किसी चीज़ के केमिकल इफेक्ट। तो बहुत सारा काम है इसका। फंक्शन अगर देखें तो फंक्शन में ही 1 घंटा हम लोग लगाएंगे और उतना हम लोग को पढ़ना नहीं। अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियम जो है इसको अलग अलग बेसिस पे बांटा गया है। तो पहला जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, और अरेंजमेंट ऑफ जो लेयर्स है सेल का। ठीक है, बेसिस क्या है, तो बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ सेल। तो उस हिसाब से इसको 2 में बांटा गया है। पहला जो था वो था सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, जैसा कि नाम है सिंपल एपिथेलियम, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जैसे सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़े थे। तो सिंपल का मतलब ये होता है कि एक ही तरह के चीज़ से बना रहना, और यहाँ भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये है कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें सेल जो है वो एक ही लेयर में अरेंज रहते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि वो इस तरह से एक दूसरे के बाद एक के पास एक के बाद एक रहते हैं, यानी एक के ऊपर दूसरा नहीं जाता है, एक ही लेयर में जाते हैं। तो इसी यही चीज़ है कि टिश्यू, ये एक ऐसी टिश्यू है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, तो एक टिश्यू है जो एक ही लेयर सेल से बना रहता है। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड या इसको कंपाउंड एपिथेलियम भी बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड मतलब दो से ज़्यादा, तो उस चीज़ को। तो ये एक टिश्यू है, टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ, यानी जिसके पास होता है कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 लेयर। ठीक है, एक लेयर से ज़्यादा होता है। बस इतना ही क्या, हाँ अभी के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। इसका जस्ट जैसे सेल के शेप के हिसाब से इसका जो बांटा हुआ है अरेंजमेंट, सेल के शेप, एपिथेलियम का है, सॉरी एपिथेलियम का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है सेल के शेप के हिसाब से। और ये सेल का शेप के हिसाब से इसको अलग अलग बांटा हुआ है कि उसका स्क्वेमस एक है, स्क्वेमस एपिथेलियम। आपको डरना नहीं है, स्क्वेमस मतलब होता है फ्लैटेंट, मतलब जो चीज़ फ्लैट है, जैसे टाइल्स वगैरह होता है ना, तो जो चीज़ फ्लैट है उसी को बोलते हैं स्क्वेमस। ये फ्लैटेंट रहता है। तो ऐसे चीज़ का, इसलिए इसको पेवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, पेव करना, कोई चीज़ को रखना, तो पेवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कैसा है, फ्लैट है। ठीक, फ्लैटेंट। दूसरा जो है वो इसको बोलते हैं, ये दूसरा जो है वो टाइप्स के है क्यूबॉइडल। नाम से पता चल रहा है कि इसका जो सेल होने वाला है इस टिश्यू में वो कैसा होना है, क्यूबॉइड वाला। और तीसरा जो है वो क्या होने वाला है, कॉलमनार। ठीक है, चलिए अब इसी तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पता ही होगा आपको कि फंक्शन के हिसाब से भी एपिथेलियम टिश्यू को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, सेंसरी एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और इसके बारे में थोड़ा मोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं एक बारी बारी से सबके बारे में। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे स्क्वेमस एपिथेलियम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में पढ़ना। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग तो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम तो पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में कि सिंपल एपिथेलियल वैसा एपिथेलियम टिश्यू है जो कि एक लेयर में अरेंज रहता है। और वही कंपाउंड की या स्ट्रेटिफाइड की बात करें, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर होता है। ठीक है, एक के बाद लेयर, और कंपाउंड का मतलब भी वही है। स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो मैनी लेयर्स में रहता है। अब जो हम स्क्वेमस पढ़ेंगे इसमें भी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि उसके बारे में बहुत कम पढ़े। ठीक है, पूछ देगा ये वो क्या होता है, उसके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम को। अब ये स्क्वेमस वर्ड देखिए, स्क्वेमस का मतलब होता है ऊपरी कवर। ठीक है, ऊपरी परत जो है, लेयर जो है, उसी को स्क्वेमस बोलते हैं। जैसे हम फिश जो होता है ना, ठीक है, मछलियाँ, उस मछलियाँ के ऊपर में स्केल है। ठीक है, स्केल कहने का मतलब जो उसके ऊपर में कांटे कांटे जैसा ऐसा ऐसा लगा रहता है, उसी को बोलते हैं स्क्वेमस। वहीं से वर्ड है स्क्वेमस। स्क्वेमस का मतलब क्या होता है, आउटर कवरिंग। और चूंकि ये एपिथेलियम है तो ऑफकोर्स आउटर कवरिंग होगा ही।
तो अब इसको हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर से, ये कैसा होता है सेल इसका, ठीक है, उस सब से इसको पहचानेंगे, ठीक है। और बायोलॉजिस्ट भी जो पहचानते हैं वो इसी से पहचानते हैं, और चूँकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से हम इसको पहचानेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे अगेन वैसे ही जैसे हम लोग टिश्यू पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, सेल कैसा है, इस सब के बारे में। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, तो जैसे इसको हमें पता ही चल रहा है नाम से ही, तो ये फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट सरफेस होता है टाइल्स के जैसे, जैसे घर में टाइल्स होता है वैसे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो सेल है, इट्स सेल, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है, टिश्यू सेल से बना होगा, तो उसका सेल जो है, सेल्स फिट टुगेदर, मतलब एक साथ फिट रहते हैं, कैसे, लाइक टाइल्स ऑफ फ्लोर, कैसे, लाइक टाइल्स ऑफ फ्लोर, फ्लोर के जो टाइल्स है उसके जैसे, इसीलिए इसका एक नाम भी है, सो ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट इपिथेलियम। क्या, पेवमेंट इपिथेलियम, पेवमेंट जो जानते हैं ना, ठीक है, रास्ता जो होता है, फुटपाथ होता है वैसे, तो वहाँ पे जिस तरह से पेवमेंट रहता है उसी तरह से ये भी रहता है, ठीक है, स्क्वैमस, ठीक है। इसका फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक, किस तरह से रहता है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका एक बेसमेंट मटेरियल रहा, एक मैं अगर बना दूँ तो देखिए लगभग रबर टाइल जैसा लग रहा है, और इसके ऊपर से इरेगुलरली आपको दिखेगा एक सेल, ठीक है, ऊपर से इरेगुलर ही दिखता है, ठीक है, इरेगुलर ही एक सेल दिखेगा, ठीक। ऑफकोर्स इसमें सब कुछ रहता है, इसका जो कंटेंट है, जैसे न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, वो सब रहेगा, ठीक है। मैं एक रफ डायग्राम बनाऊँ, अच्छा डायग्राम तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक। इसके हम एपिथेलियम के बारे में, इसमें न्यूक्लियस रहता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस पूरे को जो नीचे में है, जो बेस बनाया हुआ है उसको बेसमेंट मटेरियल कहते हैं, ये सब बात है, ठीक। तो पहला बात तो ये, इसको पेवमेंट मटेरियल भी बोलते हैं या पेवमेंट इपिथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि ये टाइल्स ऑफ फ्लोर के जैसे अरेंज ही रहता है, फिट ही रहता है। उसके बाद सेल के बारे में जाने तो सेल्स जो होते हैं, सेल्स इपिथेलियम टिश्यू के और स्क्वैमस इपिथेलियम के थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, मतलब नाम से पता चल रहा है फ्लैट होते हैं, ठीक है, और पॉलीगोनल होते हैं, और आपको ऊपर से इरेगुलर दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, इरेगुलर, और उसके साथ साथ सेंट्रल बल्जिंग रहता है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा उगा हुआ रहता है, ठीक। आपको याद ऐसा है सेंट्रल बल्जिंग, हम लोग जब फ्लोएम पढ़ रहे थे तो उसमें सीव प्लेट के पास था, जब सीव ट्यूब में ऊपर में ऐसे था तो वो सीव प्लेट थोड़ा बल्ज आउट था, मतलब निकला हुआ था, उसी तरह से इसका भी है। ये सेल्स जो होते हैं पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, मतलब बहुत उनका जो साइज होता है, शेप जो है वो पॉलीगोन के जैसा होता है, मतलब 4-5 ऐसे साइड्स हो सकते हैं उसके, पॉलीगोनल होते हैं, जिनमें सेंट्रल बल्जिंग होता है, मतलब बीच से आप देखें थोड़ा सा उगा हुआ है, फिगर में भी अच्छे से देख सकते हैं, सेंट्रल बल्जिंग बाहर की तरफ निकला रहता है, सेंट्रल बल्जिंग हैविंग फ्लैट न्यूक्लियस, जिसके बाद न्यूक्लियस भी फ्लैट रहता है, तो पूरा स्ट्रक्चर ही फ्लैट है, तो न्यूक्लियस भी इसका क्या है, फ्लैट स्ट्रक्चर, ओके। अब देखिए इसका जो मार्जिन है, ठीक, मतलब बॉर्डर जो है वो आपको स्मूथ भी मिल सकता है, मतलब एकदम स्मूथ, ठीक, या हो सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा मिले, कर्व मिले, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, तो आपको स्मूथ भी मिल सकता है और कर्व भी, अक्सर आपको कर्व भी दिखेगा, इसलिए इरेगुलर दिखता है। ये भी आप लिख सकते हैं, द मार्जिन्स जो होते हैं सेल्स के हर मार्जिन्स में भी स्मूथ, वो स्मूथ भी हो सकते हैं, या वे भी मतलब कर्व हो सकते हैं, ठीक है, कर्व भी हो सकते हैं, ओके। अब जो ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये एक लेयर में भी अरेंज हो सकता है, जैसे आप यहाँ फिगर देख सकते हैं, और जरूरी नहीं कि एक ही लेयर में अरेंज हो, वो मैनी लेयर में भी अरेंज हो सकता है, स्क्वैमस एपिथेलियम में बहुत सारे लेयर में भी अरेंज हो सकता है। तो इस तरह से जैसे कैसे होगा, तो मान लीजिए कि ये हमारा एक बेसमेंट मटेरियल हुआ, ठीक, ये रहा हमारा बेसमेंट मटेरियल। अब इसके बाद सेल के ऊपर सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, एक लेयर हुआ, फिर ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से, फिर ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से, मतलब सेल आता ही जा रहा है, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेयर है, ये ऐसे नहीं सरफेस पे है, या पहले समझिए कि इसके ऊपर है, इसके ऊपर ये है, ठीक है, 3D फिगर है, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अच्छे से फिगर में। तो उस हिसाब से कि एक लेयर अरेंज है स्क्वैमस एपिथेलियम में, ये एक से ज़्यादा स्क्वैमस एपिथेलियम को फर्दर बांटा गया है 2 टाइप्स में। कौन कौन, वही जो हम लोग पढ़े थे, सिंपल एपिथेलियम था, यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोलेंगे, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम का 2 पार्ट किया हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस कि उसका जो सेल है वो एक लेयर में अरेंज है या एक से ज़्यादा। और दूसरा क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड अगेन मीन्स स्ट्रेटा यानी लेयर में अरेंज रहना, ठीक है, लेयर में अरेंज होना, तो है यहाँ पे लेयर एक के बाद एक लेयर है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या अंतर है।
तो अगर बात करें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का, तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग जान ही गए हैं कि एक लेयर का होता है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग कुछ कुछ लिख लेते हैं कि इसका क्या क्या खासियत है। तो पहला चीज़ आप क्या बोल सकते हैं कि इट हैज़, नाम से पता चला, इट हैज़ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, इट हैज़ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ऐसे बोल सकते हैं कि सिंगल लेयर ऑफ सेल इज फाउंड इन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ सेल, इसीलिए तो इसको बोला भी जाता है। ओके, कैसे होगा? तो चूंकि स्क्वेमस है, ये थिन होगा, फ्लैट होगा, और इसका जो शेप होगा वो इरेगुलर शेप में होगा, इरेगुलरली शेप्ड सेल। जैसा कि आप ऊपर से विजुअलाइज भी कर रहे थे कि कोई खास शेप था नहीं, इरेगुलरली शेप्ड सेल। ओके, कहाँ कहाँ रहता है ये, अक्यूरेंस कहाँ है? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये ओवरऑल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का एक्यूरेंस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम दोनों का एक्यूरेंस पढ़ लेंगे, तो वो हो जाएगा किसका एक्यूरेंस, ठीक है, मतलब कहाँ रहता है उसका, वो किसका हो जाएगा, स्क्वेमस एपिथेलियम का। क्योंकि स्क्वेमस एपिथेलियम का ही टाइप्स किया गया है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में। मतलब अगर इस दोनों का देख ले कि ये दोनों कहाँ है, तो वही दोनों कलेक्टिवली मिलके बना कौन है, स्क्वेमस। तो वो स्क्वेमस का लोकेशन हो जाएगा, अक्यूरेंस हो जाएगा, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसमें बात करें अक्यूरेंस या लोकेशन की कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो है ये हमारा जितना कैविटी सब है, जैसे बकल कैविटी है, ठीक है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स समझते हैं ना, जो हम लोग का लैरिंग्स है, मतलब विंड पाइप जो है वहाँ पे पाया जाता है, तो उस सब में ये पाया जाता है। ठीक, फिर भी कहाँ कहाँ है, तो देख लीजिए ये हम लोगों को मिल जाएगा इनर लाइनिंग। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, तो जितना भी एपिथेलियम है सबका काम है एक प्रोटेक्टिव लेयर देना, किसी चीज़ के ऊपर से भी और नीचे से भी, मतलब कवर बनना। सिंपली एपिथेलियम का मतलब ही होता है कवर। तो इनर लाइनिंग ऑफ कैविटीज़ का, जैसे माउथ में, ठीक है, माउथ जो कि बकल कैविटी, वहाँ ओएसोफेगस, पूरा एलिमेंट्री कैनल जितना है, ठीक, वहाँ ओएसोफेगस जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हैं, नोज में, ठीक, अल्वियोली में, अल्वियोली आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वहीं पे रियली में गैस एक्सचेंज होता है वहाँ पे, और ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स का लेयर जो होता है वो, टंग्स और स्किन का भी जो कवरिंग है वो यही बनाता है, कवरिंग ऑफ टंग्स एंड स्किन, टंग और स्किन का भी कवरिंग यही बनाता है। ओके, फंक्शन क्या है, तो कोई भी एपिथेलियम हो उसका फंक्शन मेन तो काम रहता है प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो पहला तो इसका भी मैं लिख देता हूँ कि प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग पार्ट, मतलब इसके अंदर में जो जो पार्ट है, पहले ऊपर से एपिथेलियम है, इसके अंदर में जो पार्ट है उसको बचाने का काम किसका है, सिंपल एपिथेलियम का है। पार्ट्स ऑफ बॉडी किस किस चीज़ से, तो फ्रॉम इंजरी, बाहर से कोई चोट आ रहा है उस सब चीज़ से। आप ऐसा देखे होंगे कि आपको कभी चोट लग गया होगा, बाहर से कुछ चीज़ में छिला गया होगा, स्किन रिमूव हो गया होगा, कहीं पे गिर गए होंगे, तो उसको एब्रेशन बोलते हैं। तो मैकेनिकल इंजरी, कोई भी बाहर से अगर चोट लग रहा है उसका, और एंट्री ऑफ जर्म्स को से भी बचाता है, एंट्री ऑफ जर्म, प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म, क्योंकि बाहर में ये है तो ये सबको पहले भगाता है, बोलता भागो भागो, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ जर्म, बाहर में यही है गार्ड, तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स के भी अटैक से बचाता है। केमिकल या सूखने से, स्किन को सूखने से भी बचाता है। और फंक्शन आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि एक परमिएबल सरफेस बनता है। ठीक है, और खांसी कहाँ, खांसी किडनी में, मैंने किडनी लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं, किडनी में भी ये रहता है। और किडनी का एक पार्ट होता है, किडनी का आप अगर अच्छे से देखेंगे, नेफ्रॉन का जैसे न्यूरॉन होता है ना, वैसे ही किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, किडनी जानते हैं क्या करता है, किडनी हमारे बॉडी का जितना पार्ट है, जितना फूड है, उस सबको फिल्टर करने का काम करता है, मतलब प्योर और इम्प्योर को अलग करने का काम करता है। उसमें जो करता है उसका नाम है बॉमिंस कैप्सूल, उसका नाम है नेफ्रॉन, और उस नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है बॉमिंस कैप्सूल। ये पार्ट क्या करता है, ये पार्ट एक सिंगल लेयर का रहता है, एक सिंगल सेल का, और इसका काम है फिल्ट्रेशन करना। तो दूसरा काम ये भी आप बोल सकते हैं, अच्छा तीसरा काम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि बॉमिंस कैप्सूल जो है वो फिल्टर करके देता है। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, बॉमिंस कैप्सूल। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में, अभी मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया कि किडनी में बहुत सारा नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है ब्लड को, ब्लड से प्योर और इम्प्योर चीज़ को निकालने का काम करता है, और उसी में जो इम्पोर्टेंट योगदान होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो बॉमिंस कैप्सूल का होता है। ठीक है, तो कौन किसका हिस्सेदारी है उसमें, तो उसमें हिस्सेदारी जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वो है किसका, बॉमिंस कैप्सूल। ठीक है, आपको ये चिंता नहीं लेना है कि इसका अभी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी है नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा।
ये बात हुई फंक्शन के बारे में। अब इसी तरह से आप पढ़ते हैं किसी बारे में स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यही इसीलिए मैं बोला था कि वहाँ पे मैंने सिंपल और सिंपल और स्ट्रेटिफाइड को ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, क्योंकि हमको पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए। चले एपिथेलियम, अब इनका जैसे नाम से ही है, तो इनका मल्टी सेलुलर लेयर होता है, हैविंग मल्टी सेलुलर या मल्टी लेयर ऑफ सेल। इनका सेल का जो लेयर है वो मल्टी लेयर होता है, ठीक। सेल जो होते हैं वो भी अरेंज होते हैं, यानी इसका क्या कहने का मतलब है कि सेल जो है मल्टी लेयर मतलब मैनी लेयर। सेल्स आर अरेंज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर। सेल जो रहते हैं अरेंज रहते हैं बहुत सारे लेयर में। ओके, सारे सेल एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें था भी सिंपल में, लेकिन इसके सारे सेल एक जैसे नहीं होते हैं। कहने का क्या मतलब है, तो उसमें तो एक ही लेयर था, तो लगभग सभी सेल एक जैसे थे, पर इसका ऊपर में कुछ और है और बाहर से कुछ और है। कहने का क्या मतलब है, तो इसका जो सेल है, ठीक है, तो डीपर लेयर, सेल का डीपर लेयर, मतलब ये तो लेयर बाय लेयर से बना है, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इसी सेल से बना हुआ है। तो डीपर लेयर जो होता है, ठीक है, उसके पास क्यूबॉइडल शेप होता है क्यूबॉइडल शेप, ठीक। अब तो स्क्वेमस क्यों बोलते हैं इसको, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये क्यूबॉइडल रह नहीं पाता है, ये क्यूबॉइडल से फिर बदल जाता है पॉलीगोनल में, ठीक है, विच बिकम्स पॉलीगोनल। और पॉलीगोनल तो स्क्वेमस ही होता है, विच बिकम्स पॉलीगोनल, मतलब स्क्वेमस होता है ऐसा नहीं, और वही होता है, पॉलीगोनल होता है। और फाइनली वो फ्लैट स्क्वेमस बन जाता है, मतलब धीरे धीरे फाइनली बिकम्स फ्लैटेंड। कहाँ पे, तो ऊपर वाले सरफेस पे, मतलब ऊपर वाला सरफेस आप देखेंगे इसका ना, ठीक है, फ्लैट हो जाता है, मतलब स्क्वेमस की तरह दिखने लगता है। ऊपर वाला सरफेस देखेंगे तो अभी भी ये आपको स्क्वेमस ही दिखेगा, इसीलिए इसको स्क्वेमस के अंदर रखा गया है, फ्री सरफेस, ठीक है। ओके, तो आप समझ ही गए। हाँ, बना किससे रहता है, तो ये सब जितना अभी पढ़ रहे हैं वो सब प्रोटीन से बना रहता है अक्सर, और ये भी प्रोटीन और केराटिन प्रोटीन एक खास रहता है, उसमें बना रहता है, ठीक है। अब चलिए ये कहाँ कहाँ अक्यर करता है, कहाँ कहाँ इसका अक्यूरेंस और लोकेशन है। तो अगर लोकेशन की बात करें तो इसका आउटर स्किन जो है हम लोग का, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है, आउटर स्किन, और उस पर जो हेयर है वो भी इसी के कारण, केराटिन प्रोटीन के कारण आता है। फंक्शन क्या है इसका, तो इसका फंक्शन जो है वही पहला चीज़ वाटर प्रूफ नेचर है इसका, ठीक है, मतलब पानी से हमको बचाता है, वाटर प्रूफ नेचर। और उसके साथ साथ ये क्या आता है, रेसिस्ट करता है कोई भी मैकेनिकल इंजरी, मतलब किसी भी मैकेनिकल इंजरी को बचाता है, रेसिस्ट बोले या प्रिवेंट बोले, ठीक है, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। और समझिए स्किन नहीं रहता आपका क्या क्या होता है, ठीक है, बाहर से कोई आने वाला हवा धूल सब आपके डायरेक्ट मसल्स के कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट हड्डियों बोन्स के कांटेक्ट में आता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और दूसरी चीज़ होती है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हुई स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। एक ओवरऑल अगर लेना चाहे इनका क्या लोकेशन होता है, मतलब स्क्वेमस एपिथेलियम का, आप सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में नहीं, क्योंकि किसी बुक में डायरेक्ट लिख दिया रहता है स्क्वेमस एपिथेलियम का, तो मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए। आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ही चुके हैं स्क्वेमस एपिथेलियम का। अब यहाँ के बाद अगर आप डायरेक्ट मूव करना चाहते हैं कि इसके क्या लोकेशन होते हैं, तो देखिए डायरेक्ट आप इस दोनों को मिला के लिख देंगे। ये लंग्स के एल्वियोली में, किडनी के बाउमिन्स कैप्सूल में, ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में बोल सकते हैं रहता है, ठीक है, ओके, बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, आइसोफेगस में, स्किन में, इस सब में रहता है। फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन कोई भी एपिथेलियम है तो आप लिखेंगे क्या, प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये लेयर बनता है सरफेस का, इसीलिए प्रोटेक्ट करता है अंदर में जितने भी स्ट्रक्चर है। दूसरा काम इसका आप बोल सकते हैं, ठीक है, चूंकि ये एल्वियोली में है तो आप एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, एल्वियोली में है ना, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। ओके, बाहर से हमको अगर कोई चोट लग जाता है तो उसमें भी हम लोगों को वो जल्दी ही हील हो जाता है ना। आपका जो चोट लगता है अगर कहीं पे छिल गया तो वो सब जल्दी ही आपका ठीक हो जाता है। वो कैसे, तो एपिथेलियम के कारण इस तरह का भी चोट लग जाता है। तो यही सब था एपिथेलियम टिश्यू में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट एपिथेलियम। और नेक्स्ट एपिथेलियम कौन था हमारा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसा कि नाम से पता चला क्यूबॉइडल। तो चलिए पढ़ते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जब बात होती है, ठीक है, तो एपिथेलियम नाम से पता चला, पहला बात तो एपिथेलियम है तो आउटर लेयर होगा, हाँ, और प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो एपिथेलियम जो होता है वो कम्पैक्टली अरेंज्ड सेल से बनता है, ठीक है, और इसका जैसा कि नाम पता चल रहा है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड किससे बनता है, स्क्वायर से। तो स्क्वायर या क्यूब शेप का रहता है, जो कि इक्वल हाइट में, ठीक है, विड्थ में, क्यों बोलते हैं इसका स्क्वायर या क्यूबॉइड शेप का, कोई जाके नापा थोड़ी ना, पर देखने से लगता है कि इसका हाइट लेंथ ब्रेथ सब सेम है। जैसे आप क्यूबॉइड देखिए हैं मैथमेटिक्स में, कुछ इस तरह का होता है ना, वो किससे बना रहता है, सॉरी स्क्वायर से बना रहता है, ठीक है, सब स्क्वायर से बना रहता है। तो इस कंडीशन में ये लाइनिंग नहीं है, स्क्वायर से, स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम रहता है, तो इसीलिए इसको क्यूबॉइडल दिया रहता है। ये ऐसे सेल रखे रहता है, कंटेंस क्यूब शेप्ड या स्क्वायर शेप्ड आप बोल सकते हैं, बहुत ईजी आपको चाहिए तो स्क्वायर शेप्ड
क्यूब स्लैश स्क्वायर शेप्ड सेल, ठीक है, सेल रखता है, विच आर इक्वल इन हाइट एंड विड्थ, जिसका हाइट में भी और विड्थ भी, विच आर इक्वल इन हाइट एंड विड्थ, मतलब आप चौड़ाई देखें या ऊंचाई देखें वो दोनों सेम रहता है लगभग लगभग। ओके, ये सेल जो है वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत टाइटली अरेंज होते हैं और लगभग लगभग नो इंट्रासेलुलर स्पेस रहता है। और ये तो इपिथेलियम का बात ही है, कोई भी इपिथेलियम में स्पेस बहुत कम रहता है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, ये कुछ ज़्यादा ही रहता है कॉम्पैक्टली अरेंज। ओके, अब इसका न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड होता है और बीच में रहता है, ठीक है। तो कोई भी एनिमल सेल हो तो उसमें न्यूक्लियस तो बीच में रहता ही है, आपको पता ही है मैक्सिमम जो है, ठीक है। जनरली न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में रहता है, तो न्यूक्लियस इज राउंड क्यूबॉइडल की अगर बात करें एंड सेंट्रली प्लेस्ड, मतलब बीच में रहता है। ओके, ठीक। ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी दो तरह से बांटा गया है, किस किस में, तो सिंपल में और स्ट्रेटिफाइड में। अगेन उसका वही सब होगा, सिंपल एक लेयर से बना रहता है, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड दो लेयर से। तो इसका भी अगर हम टाइप करें तो इसका भी क्या कर सकते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगेन इसमें उतना डिटेल में जाना नहीं है, मैं एक बार बता ही दिया, उसी से रिलेट आप कर सकते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को बोलेंगे तो आप बार बार वही चीज़ लिख सकते हैं कि अगर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो इसमें एक लेयर सेल का होगा, जैसे मैंने इस समय लिखा हुआ है ना, वही सब चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। सिंपल लिखा था तो इट हैज ए सिंगल लेयर, ठीक है। कहाँ कहाँ अक्यूरेंस होता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर बात करें हम इसका इसका डायरेक्ट अक्यूरेंस का अगर बात करें कहाँ कहाँ ये है, तो इसका अगर लोकेशन का बात करें क्यूबॉइडल का, तो इसका लोकेशन जो है वो अक्सर रहता है जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, टेस्टिस है, ओवरी है, उसके लेयर बनता है। तो जर्मिनल लेयर पहला आप बोल सकते हैं, जर्मिनल लेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक। उसके बाद थायराइड ग्लैंड पढ़े होंगे, उसी का जो वेसिकल होता है उसमें रहता है थायराइड वेसिकल्स, ठीक। उसके साथ साथ जो सेलेवरी ग्लैंड है उसमें जो ट्यूब्स होते हैं तो उसमें सेलेवरी एंड पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, पेंक्रियाटिक डक्ट, पाइप डक्ट मतलब पाइप, उसमें रहता है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेटिफाइड का अगर बात करें, ये तो वही सिंपल के बारे में, स्ट्रेटिफाइड जो है ये किसका है, सिंपल क्यूबॉइडल का लोकेशन। तो मैं इसको अलग कर ही दे रहा हूँ कि कौन कौन कहाँ रहता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लोकेशन है। अगर बात करें स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, तो अगर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बात करें तो स्ट्रेटिफाइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो स्ट्रेटिफाइड पाया जाता है इनर सरफेस ऑफ लार्जर डक्ट, सरफेस ऑफ लार्ज डक्ट, बड़े बड़े डक्ट्स जो होते हैं उसके, ठीक है, मतलब पाइप्स, ज़्यादा आपको भारी नहीं लेना। एग्जांपल में आपको सेलाइवरी ग्लैंड पता ही होगा जो माउथ में रहता है और लार निकालने का काम करता है। पेंक्रियाटिक ग्लैंड आपको पता ही होगा पचाने में कितना हमको मदद करता है, और ऑफकोर्स इंसुलिन वगैरह भी निकालता है जिससे डायबिटीज सब होता है, ठीक है, मतलब डायबिटीज इम्बेलेंस होने से होता है, ठीक। उसके बाद स्वेट और मेमोरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करता है, मेमोरी ग्लैंड डक्ट्स, तो उस सब के डक्ट्स में रहता है, उस सब के पाइप में ट्यूब में रहता है। ये बात हुई किसकी, लोकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। अगर बात करें फंक्शन, ओवरऑल एक फंक्शन के बारे में अगर देखें तो इसका फंक्शन जो है वो मेन है एक्सक्रीशन, ठीक है, मतलब क्लियर करना। उसके बाद पढ़ा तो है ही, प्रोटेक्शन आप लिख सकते हैं, ऑफकोर्स इसका काम है प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन क्या है, तो वो मतलब बाहर के आने वाले को स्ट्रेस से बचाता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है और एक सपोर्ट की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। क्योंकि एकदम बाहर में नहीं है तो वो वाला आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा कि बाहर से कोई चोट लगे, और अंदर में जो कुछ होता है उससे आपको आपके दूसरे पार्ट को बचा के रखता है, ठीक है। तो पहला बात ये हुआ। उसके बाद हम लिख सकते हैं प्रोटेक्शन। दूसरा बात बोल सकते हैं, चूंकि ये बहुत सारे ग्लैंड्स में है तो इसका दूसरा काम है सीक्रेशन, ठीक है, जूस सब निकालने का काम, सीक्रेशन ऑफ जूस एंड हार्मोन। बहुत सारे ग्लैंड में है ना, ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड वैसा ऑर्गन होता है या वैसा साइट होता है, जगह होता है जो क्या करता है, जूस या हार्मोन्स निकालने का काम करता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा निकालता है, ठीक है। पेंक्रियाटिक ग्लैंड है वो पेंक्रियाटिक जूस निकालता है, बहुत सारे, इसमें इंसुलिन भी है। तो सीक्रेशन ऑफ जूस एंड हार्मोन्स दूसरा फंक्शन लिख सकते हैं। उसका तीसरा में इसका फंक्शन आता है इसमें एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन, ठीक है, आप जानते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और एक्सक्रेशन में क्या होता है कि बॉडी क्लीन करता है। एब्जॉर्प्शन जानते हैं कोई चीज़ को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, किसी चीज़ को अपने अंदर लेना। उसके बाद इसका ऑफकोर्स चूँकि ये जर्मिनल लेयर में है, सेक्स ऑर्गन के लेयर में है, तो इसका गैमिट फॉर्मेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट तो देता है।
ये सब बात हुई किसके बारे में, ये सब बात हुई क्यूबॉइडल स्क्वैमस इपिथेलियम के बारे में। अब इसी तरह से अब हम लोग थर्ड टाइप जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि है कॉलमनार इपिथेलियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलमनार इपिथेलियम के बारे में। कॉलमनार इपिथेलियम है कौन, है क्या? तो नाम से पता चल रहा है कॉलमनार इपिथेलियम, अगर फिगर में भी दिख रहा होगा कॉलमनार इपिथेलियम कॉलम्स जैसा होता है। कॉलम मतलब यहाँ पिलर लाइक, ठीक है, तो इसका शेप ही ऐसा होता है, पिलर लाइक सेल्स, ठीक है, पिलर लाइक सेल होता है। कॉलम ऐसे हुआ ना ये, तो इस तरह का सेल आपको दिख सकता है, कॉलम लाइक सेल होता है इसका, ठीक है। और वो अरेंज होते हैं अगेन कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, मतलब एक दूसरे से बहुत टाइटली अरेंज्ड होते हैं ये, वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक। तो पहला बात ये कि जो इपिथेलियम होता है, ये कॉलमनार इपिथेलियम, इसके पास कैसा सेल होता है, तो लंबे लंबे टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, पिलर लाइक सेल रहते हैं, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस है उसमें जैसे आप बात करें ऊपर वाले में तो वो न्यूक्लियस राउंड था, यहाँ पे अगर बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो ओवल हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्यूबॉइडल की, क्यूबॉइडल में आप पढ़ेंगे, अभी पढ़े हैं कि वो राउंड होता है, यहाँ इसका ओवल होता है, और लगभग जो लाई करता है वो नियर द बेस, ठीक है, बेस के तरफ लाई करता है। वैसे मैक्सिमम में सेंट्रली लोकेटेड रहता है एनिमल सेल में, मैंने बोला मैक्सिमम में जनरली, ठीक है, पर किसी किसी में जैसे यही बात करते हैं कॉलमनार एपिथेलियम में, तो उसमें बेस की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस ओवल होता है और बेस की तरफ रहता है। अब जो इसका फ्री सरफेस है, मतलब जो ये किसी चीज़ पे है, किस किस चीज़ पे रहता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे आप समझ सकते हैं ये भी मैक्सिमम ग्लैंड सब में, स्टोमक का जो लेयर है, इंटेस्टाइन का लेयर है, उस सब में रहता है। तो वो उसका जो फ्री सरफेस है, उस फ्री सरफेस में हो सकता है कि वो फ्री भी रहे, और या छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी रह सकता है, जिसको हम माइक्रोविल्ली बोलते हैं। विल्ली तो आप समझते हैं ना, अगर आप पढ़े होंगे क्लास 7 में भी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, तो वहाँ पे क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोथ रहता है, जो फूड के एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या टिश्यू पढ़ रहे हैं तो इससे पहले अच्छा खासा आपको नॉलेज होना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट पार्ट से। और मैं ऐसा नॉलेज नहीं बोल रहा हूँ जो रॉकेट साइंस है बहुत हैवी है, वो सब आप पढ़ के आए, 6-7 में पढ़ के आए, इसीलिए मैं कोई चीज़ को एकदम डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको मैं अगर एक्सक्रेशन बोल रहा हूँ, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि एक्सक्रेशन आपको पता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिल्ट्रेशन का काम होता है, प्यूरिफिकेशन का काम होता है हमारे बॉडी का, ठीक है, वेस्टेज निकलता है, तो वो सब चीज़, तो हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना मैं तो वैसे कोशिश करता हूँ, लेकिन आप किस हद तक पढ़े हुए हैं इस पहले बायोलॉजी, इस एक्सटेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना समझ रहे हैं। कोई चीज़ ऐसा लगेगा आपको कि अरे बहुत हैवी लग रहा है, तो वो इसलिए हैवी लग रहा है क्योंकि आप बेसिक्स छोड़ के आए हुए हैं। अगर आप बेसिक्स छोड़ के आए हुए हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 8 सब का आप बायोलॉजी नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप डायरेक्ट अगर 9 का पढ़ना चाहते हैं तो कुछ आपको दिक्कतें होगी। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यही है कि आप फिर से जाके जो दिक्कत हो रहा है वो तो आप मुझसे या डायरेक्ट पूछे कमेंट में, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, या आपके पास सॉल्यूशन है कि आप जाके फिर से पढ़ लें, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास अब उतना कैपेसिटी आ गया, 9, 10 में इतना कैपेसिटी आ जाता है कि 6, 7 का बुक 4 से 5 दिन में खत्म हो जाए, और अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो खैर हम लोग ज़्यादा पढ़ गए। तो इसके पास जो फ्री सरफेस है इसका, क्योंकि ये कवरिंग बनाता है, तो इसका फ्री सरफेस क्या करता है के पास रह सकता है, मे बी, ठीक है, मे बी रह सकता है, ऐसा नहीं जरूर रहेगा ही, मे बी अ नंबर ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन में देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पूरा वॉल है वो इसी तरह के बना जाता है, खास के लास्ट पार्ट, ठीक है, उसका 3 पार्ट होता है, डर्नम, इलियम, तो उसका जो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, उसमें ये रहता है। तो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब आउटग्रोथ, ऐसा समझ सकते हैं, जिसको हम माइक्रो विल्ली भी बोलते हैं, छोटा छोटा विल्ली, माइक्रो मतलब छोटा और विल्ली मतलब आउटग्रोथ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ओके। अब ये होता क्यों है, ये विल्ली बंक क्यों जाता है? तो देखिए इसका जो कॉलमनार एपिथेलियम है ये मेनली स्टोमक, इंटेस्टाइन यहाँ पे रहता है, और इसका काम क्या है कि जो फूड पच गया, ठीक है, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में पचता है फूड, तो वो पच गया तो उसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक फंक्शन क्यूबॉइडल का भी था, एब्जॉर्ब करना। तो ये माइक्रोविली, अब देखिए ये अगर सिंगल लेयर है और इसी पे मैं क्या कर देता हूँ, ये एक ऐसा लेयर है, वही इतना ही लेंथ है, लेकिन इसमें मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, तो इससे जब आउटग्रोथ हो गया तो देखिए इसका एब्जॉर्प्शन लेयर कितना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, मतलब अब ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने के लिए ये विल्ली का ग्रोथ होता है। अगर आपके मन में है कि ये विल्ली को क्यों ग्रोथ करा लेता है, तो यही कारण है, ठीक है, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया, जैसे कि एब्जॉर्ब जो हो वो ज़्यादा अमाउंट में हो, इसलिए एब्जॉर्प्टिव लेयर को बढ़ा लेता है। और वो कैसे करता है, वो करता है अपने आप को, अपने जो स्किन है उसको फोल्ड कर करके ये क्या बना लेता है, विली बना लेता है या माइक्रोविलाई बना लेता है। अब इसका लोकेशन का बात करें तो अब अगेन इसको भी, ठीक है, कॉलमनार जो है इसको भी बांटा गया है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है, और कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड
कॉलमनार एपिथेलियम। मैं सबको उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम क्या होता है। सब में वही सिंगल लेयर सेल होता है, कम्पैक्टली अरेंज होता है, उसके ओवल जो होता है न्यूक्लियस होता है जो नियरली बेस के तरफ रहता है, सब कुछ सेम रहेगा। बस आप एक चीज़ लिख देंगे कि इसमें सिंगल लेयर होता है, इसमें मल्टी लेयर होता है। लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंस करता है, तो मैं लोकेशन को यहीं पे लिख ही देता हूँ कि लोकेशन सिंगल लेयर वाला कहाँ रहेगा और मल्टी लेयर वाला यानी स्ट्रेटिफाइड कहाँ रहेगा। तो अगर बात करें सिंपल की, तो सिंपल रहता है आपको इनर लाइनिंग, या सिंपली बोल सकते हैं लाइनिंग, वो तो इनर हो ही गया, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ठीक है, स्टोमक में इंटेस्टाइन या स्मॉल हो या लार्ज हो, दोनों इंटेस्टाइन, एंड देयर ग्लैंड्स, और उनके जो ग्लैंड्स, जैसे इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स रहते हैं, स्टोमक में भी ग्लैंड्स रहते हैं, तो उस दोनों में रहने का काम है किसका, कॉलमनार एपिथेलियम का जो सेल है वहाँ पे रहता है। ठीक, ओके। अगर हम बात करें इसको किसको, तो अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड की, तो ये हुआ सिंपल का, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का। अगर बात करें स्ट्रेटिफाइड कॉलम एपिथेलियम कहाँ रहने वाला है, कॉलमनार एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम मेनली रहता है कहाँ, तो लेयर ऑफ इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस समझते हैं ना, हमारा जो नेक है वहाँ पे देखिए आप, क्या आप एक ही वक्त में पानी ही पी सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक लेयर है, एक हमारे नेक के पास, नेक में एक इस तरह का कवर है और होल है। उस वो होल सेपरेट करता है आपका, यहाँ से दो पाइप जाता है, एक जाता है फूड पाइप और एक जाता है विंड पाइप। आप इस तरह से देख सकते हैं, दो चैनल है, एक है खाना ले जाने के लिए और एक है विंड ले जाने के लिए। आप अगर पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो पानी पीने वक्त ये कवर जो है, यही कवर को हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस, सॉरी इस कवर को बोलते हैं इपिग्लोटिस। एक कवर है, ठीक है, कवर को बोलते हैं इपिग्लोटिस, और एक होल है यहाँ पे जिसको कवर, जिसको वो ढकने का काम करता है, जिसको बोलते हैं ग्लोटिस। अब देखिए, ये ग्लोटिस तभी खुलता है जब खाना को अंदर ले जाना है। ठीक है, खाना को अंदर ले जाना है तो ये जो कवरिंग है वो खुल जाता है, पर जब खाना को नहीं जाना है, सांस लेना है, तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, बंद होकर ये दूसरे में जो विंड पाइप है वहाँ चला जाता है। मतलब इस तरह का एक इसका मैकेनिज्म है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस का। तो वहीं एपिग्लोटिस में नेक के पास जो कि सेपरेट करता है फूड पाइप विंड पाइप को, उसको, तो एपिग्लोटिस में रहता है कौन, स्ट्रेटिफाइड, तो एपिग्लोटिस में रहता है। ठीक है, और एपिग्लोटिस मैंने आपको बता ही दिया क्या काम रहता है। ओके, इसका अगर फंक्शन का बात करें ओवरऑल, तो इसका फंक्शन का मेन इसका काम है क्या चीज़, प्रोटेक्शन तो है ही, ठीक, अंडरलाइंग टिश्यू का। दूसरा इसका मेन फंक्शन लिख सकते हैं क्या चीज़ में, तो एब्जॉर्प्शन है। आप देख ही सकते हैं कि ये विलाई भी बना के रखता है, तो इसका मेन काम है। उसके बाद दूसरा काम एब्जॉर्प्शन, कहाँ पे, तो इंटेस्टाइन में, खास कर स्मॉलर इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में ही पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि वेस्ट ना हो, तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्टेज को। तीसरा जो आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो क्या है, आप लिख सकते हैं इसका बहुत सारा ग्लैंड में, ठीक है, सिक्रेशन में, ठीक, सिक्रेशन ऑफ जूसेस, क्योंकि ये ग्लैंड भी बना रहता है। एक ऐसा होता है कि आप एक देखेंगे कहीं कहीं आपको मिलेगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, जैसे स्यूडोपोडिया आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, किसमें, अमीबा में। उसी तरह से आपको मिलेगा कहीं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब आपको रहेगा तो सिंगल ही लेयर लेकिन लगेगा कि वो बहुत सारा लेयर का है। ठीक है, और वो अक्सर नेसल यानी नाक और जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, और सेक्स ऑर्गन सब में रहता है, सेक्स ऑर्गन के लेयर के बनता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। खैर ये हमको मेन बात नहीं करना, मेन दो ही तरह का रहता है, एक सिंपल और एक स्ट्रेटिफाइड। कहाँ तक बता दिया मैंने, इसका बता भी दिया क्या चीज़, फंक्शन, लोकेशन सब बता दिया। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट कि एपिथेलियम टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन के हिसाब से उनको चार में बांटा गया। आप वो जानते हैं, सेंसरी एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। किसी बुक में नहीं भी दिया रहता है, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो यही अब हम लोग पढ़ेंगे कि एपिथेलियम टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ये चार में बांटा गया है। पहला जो है वो सेंसरी एपिथेलियम है, पढ़ते ही चलते हैं, 5 मिनट में हो ही जाएगा। सेंसरी एपिथेलियम तो नाम से पता चल रहा है सेंस करने का काम करता है, वैसे जहाँ पे सेंस ऑर्गन है वहाँ पे, ठीक है, ये रहता है। ठीक है, कौन कौन वैसा पार्ट है, तो वो आपको टेस्ट पार्ट है आपका, ठीक है, या नोज है, नोज से आप किसी चीज़ का सुगंध ले सकते हैं, ठीक है, स्मेल ले सकते हैं, तो वहाँ पे मेनली ये दो रहता है। ठीक है, इसीलिए चूंकि ये सेंस करने का काम करता है, और सेंस में मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूरॉन का। ठीक है, न्यूरॉन आप जानते ही हैं, न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का यूनिट है, जिससे ट्रांसफ़र होता है कोई मैसेज। जैसे आपको कोई अगर चींटी काटता है, ठीक है, तो चींटी काटता है, आप कोई चीज़ गर्म पे हाथ रख देते हैं, आपके माइंड के पास वो मैसेज आता है और आपका माइंड रिस्पॉन्ड करता है कि हाथ हटाओ, ठीक है, नहीं तो पक जाओगे, हाथ जल जाएगा। तो वैसा केस में वो ले कौन जाता है मैसेज, तो न्यूरॉन। तो इसीलिए इसको न्यूरोएपिथेलियम भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, न्यूरो एपिथेलियम, ठीक है, क्योंकि ये न्यूरॉन जैसा काम करता है, सेंस करने का काम करता है। ओके, तो ये रहता कहाँ है, तो इसका अगर लोकेशन का बात करो तो ये लोकेशन रहता है इसका ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, ओल्फैक्टरी यानी नोज, ठीक है, नोज में, ठीक है, एंड टेस्ट बट, ठीक, टेस्ट बट आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, जो जीभ होता है आपका उसमें छोटा छोटा स्ट्रक्चर रहता है ऊपर की तरफ। अगर आप जीभ देखेंगे जो आपको स्मूथ दिख रहा है, उसका फिगर भी दिख रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, बहुत ज़्यादा उस पर एक छोटा छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आता है, उसी को टेस्ट बट बोलते हैं। इसका सेल, ये जो सेंसरी एपिथेलियम है वो भी एक टिश्यू है, तो इसका सेल कैसा होता है, इसका अगर सेल की बात करें तो सेल्स जो होते हैं वो कॉलमनार टाइप के होते हैं, ठीक है, कॉलमनार टाइप होते हैं, यानी कॉलम जैसे होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, ठीक है, जिसके पास हैविंग सेंसरी हेयर, सेंस करने वाला एक हेयर रहता है, ठीक है, और हेयर का मेन काम है प्रोटेक्शन, आपका सभी जगह हेयर है, ठीक है, बॉडी पे तो बहुत कम धीरे धीरे हेयर जा रहा है, लेकिन फिर भी आप नोज देखें उसमें हेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये रहता ही है नोज के आसपास, तो उसमें है। उसके बाद आप अगर देखिए अपने विंड पाइप में, वहाँ भी हेयर है, और सबका काम क्या है कि डस्ट सबको अंदर जाने से बचाना, तो सेंसरी हेयर ऑन देयर सरफेस, तो इनके सेंसरी हेयर भी होता है ऑन देयर सरफेस। काम क्या है मैंने बता ही दिया कि बाहर में क्या चीज़ हो रहा है उसको बताना, कौन खाना बन रहा है इसके बारे में आपको नोज से जानकारी देगा, उस खाना का टेस्ट क्या है इस सब के बारे में, जरूरी नहीं है खाना के बारे में, सभी चीज़ का अपना एक स्मेल होता है। जैसे कहीं आग लग गया तो आग का तो स्मेल नहीं होता है, लेकिन आग से जलने वाला चीज़ का स्मेल है, और आप सोए हुए हैं तो उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा। अगर आप सोए भी हुए हैं तो वो नोज वैसे उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है सोए हुए में, फिर भी नोज ऐसा है कि नोज भी सोता नहीं है, तो आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि यहाँ कुछ जल रहा है, निकलो घर से, तो इस समय ये काम करता है सेंसरी एपिथेलियम, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, तो आप फंक्शन लिख सकते हैं, इसका फंक्शन है टू पिक अप एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब बाहर में जो चेंज हो रहा है, स्टिमुली मतलब रिस्पॉन्स आपका जो कि चेंज के प्रति होता है, तो उसमें जो बाहर में क्या हो रहा है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, बॉडी को देना, यही फंक्शन है किसका, सेंसरी एपिथेलियम का। चलिए सेकंड के बारे में पढ़ते हैं, और सेकंड कौन है हमारा, वो है जर्मिनल एपिथेलियम। चलिए पढ़ते हैं सेकंड के बारे में, जो कि है जर्मिनल एपिथेलियम। तो नाम से पता चल रहा है जर्मिनल एपिथेलियम ये कहाँ रहता है, जर्मिनल एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है कहाँ रहता है, और जर्मिनल एपिथेलियम गोनाड्स में रहता है, ठीक है, यानी सेक्स ऑर्गन वहाँ रखता है, कौन कौन, टेस्टिस और ओवरीज, तो इट अकर्स इन गोनाड्स, गोनाड्स में रहता है। गोनाड्स यानी सेक्स ऑर्गन वो कौन कौन है, तो वो हो गया ओवेरी, ओवेरीज एंड टेस्टिस, ये मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गन है, ठीक। अब देखिए ये एपिथेलियम का कैसा सेल है, तो इसका जो सेल्स है वो क्यूबॉइडल होता है, सेल्स आर क्यूबॉइडल। ये सब आपको एक दो चीज़ याद रखना है, पर वैसे ये भी याद नहीं रखना है कि आपको कैसा होता है, कहीं पूछता नहीं है। अच्छा रहेगा आपको बायोलॉजी का, आप नॉलेज रहेंगे, धीरे धीरे आप समझ ही जाएंगे जब उसको डिटेल में आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और आपको ये याद रखना है कि ये सब करते क्या है, ठीक है। अब इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर भी ले सकते हैं, ये क्यूबॉइडल शेप है, तो शेप के हिसाब से जर्मिनल जो है वो क्यूबॉइडल हो गया, ठीक है। तो किसी किसी बुक में ये भी लिखा रहता है कि जर्मिनल एपिथेलियम इज ए टाइप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम बिकॉज क्यूबॉइडल शेप है, पर मैंने तो फंक्शन के हिसाब से, शेप के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से बांटा हुआ। जरूरी तो ना सभी बुक बांटे या सभी टीचर ही बांटे, नहीं, सबको पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, मैंने अपने तरीके से पढ़ाया हुआ। तीसरा है वो कौन है, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ से है, तो सिलिया से। सिलिया आपको पता होगा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि मूवमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को मदद करता है, और हम लोग जो अपना हेयर देख रहे हैं नोज पे, उस तरह को उसको भी हम लोग एक सिलिया के रूप में देख सकते हैं। तो सिलिएटेड में आपको दोनों में से कोई भी मिल सकता है। सेल्स अगर बात करें, सेल्स में भी क्यूबॉइडल या कॉलमनार, ये कॉलमनार भी हो सकते हैं और क्यूबॉइडल, इस दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और सेल्स जो होता है वो कैसा रहता है, तो सेल्स बियर यानी सेल्स के पास होता है, ठीक है, क्या चीज़, बियर यानी हैज, सेल्स हैज सिलिया ऑन देयर सरफेस। अगेन सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको सिंपल सा, अगर याद नहीं आ रहा आपको सिलिया क्या होता है, तो मैं आपको पैरामीशियम का याद दिला दूँ। पैरामीशियम जो कि इस तरह का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उसके पूरे शरीर पे ऐसा 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर था। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ये क्या करता था, इसके पास यहाँ पे एक छोटा सा माउथ होता था, कहीं भी अगर छोटा छोटा इसका खाना आया तो उसको ये स्लाइड करा के, पिछला के ये अपने माउथ के पास ले जाता था और चट करके खा जाता था। ये पैरामीशियम में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यही इसी को क्या बोलते हैं, सिलिया। सिलिया और एक होता है ऊपर में आप इस तरह से देखते हैं, ठीक है, वो दोनों अलग है, ठीक है, इनका नाम भी अलग अलग है। जैसे इसको बोलते हैं फ्लैजिला, और ये है सिलिया, जो बाहर में निकला रहता है दो तीन फ्लैजिला। अब देखिए, अब बात करते हैं कि ये जो सिलिएटेड है, तो सिलिएटेड को भी दो टाइप में कर सकते हैं अगर चाहे तो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कि उनका शेप कैसा है। अगर हम बात करें कि क्यूबॉइडल
इपिथेलियम, और वो क्यूबॉइडल इपिथेलियम कौन सा, ठीक है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। इसको क्या अच्छे से बोलेंगे, सिलिएटेड मतलब एक ऐसा एक क्यूबॉइडल इपिथेलियम जिसमें सिलिया हो। तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम का अगर लोकेशन का बात करें तो लोकेशन इसका रहता है मेनली, जो हम लोकेशन का बात करें लोकेशन में ही दोनों का टाइप कर देंगे कि दोनों कहाँ रहता है, जैसे आपको पूरा प्रिसाइज नॉलेज हो। तो इसका अगर बात करें तो ये रहता है स्पर्म डक्ट में, ठीक है, स्पर्म डक्ट्स। आप अगर 8 में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पर्म डक्ट्स के बारे में पढ़े ही होंगे कि स्पर्म जिससे ट्रांसफर होता है। और किडनी में एक रहता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, जो यूरिन सबको पास करने में काम करता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल पाइप उसमें रहता है। और अगर हम बात करें सिलिएटेड ये क्या पढ़ें क्यूबॉइडल कॉलमनार के बारे में कि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ रहता है। तो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो आपको मिलेगा इज फाउंड, लोकेशन की बात करें तो इसीलिए इन इनर लेयर ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, जो रिस्पायरेशन जहाँ से होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और केमिकल जो प्रोसेस होता है वहाँ, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड ओविडक्ट मतलब समझ रहे हैं, इसमें और इसमें अंतर है। ये स्पर्म डक्ट में क्यूबॉइडल वाला और ये फीमेल में ओविडक्ट जो होता है वहाँ पे रहता है कौन, सिलिएटेड कॉलमनार वाला। कॉलम वाला जो है वो फीमेल में रहता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट ये है वही जैसे स्पर्म डक्ट है ना, वैसे ही ओविडक्ट होता है जिसे ओवेरी वगैरह पास होता है, और स्पर्म जिससे पास होता है उसको स्पर्म डक्ट बोलते हैं। तो मेल में जो स्पर्म डक्ट है उसमें जो सीलिया आता है उसमें भी, जी हाँ, आप जो ये फीमेल में इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये जब स्ट्रक्चर देते हैं यहाँ पे ये है ओविडक्ट, ठीक है। और अगर मेल में अगर गोनाड्स की बात करें तो मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना दूँ तो इस तरह से, तो ये जो है स्पर्म डक्ट जहाँ से ये निकलता है, स्पर्म आता है टेस्टिस से जाके स्पर्म जो आता है, तो इस कंडीशन में ये जो है इसको बोलते हैं ओविडक्ट और ये है स्पर्म डक्ट। तो इसमें भी हेयर रहता है, ठीक है, दोनों में काम है। इसमें काम है कि यहाँ पे जो ओवेरी लगा रहता है उस ओवेरी को यहाँ से निकलने में मूवमेंट में मदद करे, ठीक है, तो वहाँ भी हेयर रहता है। तो इस कंडीशन में जो सिलिएटेड है फीमेल में वो कॉलमनार है, और यहाँ पे मेल में जो है वो कौन है, क्यूबॉइडल है, ठीक है, दोनों का शेप के हिसाब से। सिलिया करता क्या है, तो सिलिया का अगर बात करें तो सिलिया मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। तो सिलिया प्रोड्यूस मूवमेंट लिक्विड मीडियम में, जहाँ लिक्विड मीडियम है तो वहाँ मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। मूवमेंट या आपको किसी बुक में या कहीं कहीं करंट मिलेगा, करंट मतलब भी आप मूवमेंट यहाँ समझ सकते हैं इन लिक्विड मीडियम। ये करता क्या है, जैसे अगर बात करें मैंने फीमेल में जैसे ओविडक्ट में बताया है कि ये ओवेरी से जो ओव्यूल आते रहता है, एग जो आते रहता है, उस एग को पुश करने का काम करता है, ठीक है। तो ओवम जो आते रहता है उसको पुश करने का काम करता है। उसी तरह से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसमें जो म्यूकस है, ठीक है, जो म्यूकस निकलता है आपके नाक वगैरह से, ठीक है, उसको भी वो काम है उसका कि डस्ट सबको पकड़ ले, डस्ट सब जो जा रहा है उसको पकड़ ले और माइक्रोब सबको भी पकड़ ले, जाने नहीं दे। खैर ये तो बात हुई। अब चौथा लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जो कि है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। नाम से पता चला कि ग्लैंड से रिलेटेड है, जी हाँ, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो ये ऐसा एक इपिथेलियम है जो एक अपने आप को फोल्ड करके, ठीक है, और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है। और ग्लैंड का पता ही है आपको, ग्लैंड करता क्या है, तो ग्लैंड का काम ही है कुछ सिक्रेशन करना, कुछ निकालना, ठीक है, और ये भी निकालता है उसी तरह से जैसे पसीना जो आपका निकलता है स्किन से, ठीक है, वो भी इसी भैया का काम है, ठीक है। स्वेट एंड सेबेकस ग्लैंड होता है वो, तो स्वेट ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड जो ऑयल भी निकालता है आपका शरीर, कभी कभी चिपचिपा लगता होगा वो भी आपका शरीर निकालता है वो चीज़, ठीक है। कुछ इंजाइम्स जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो, कुछ हार्मोन्स, ये सब निकालने का काम करता है कौन, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर इपिथेलियम बनता कैसे है, तो आप बोल सकते हैं कि ग्लैंडुलर इपिथेलियम जो है वो बोल सकते हैं इपिथेलियम एक ऐसा इपिथेलियम जो विच इनफोल्ड इटसेल्फ, जो अपने आप को मोड़ के इनफोल्ड इटसेल्फ टू फॉर्म अगेन ग्लैंड। अगर नहीं जानते तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ग्लैंड वैसा साइट है, वैसा जगह है शरीर में जो कुछ जूसेस, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस निकालने का काम करता है। वो केमिकल सब्सटेंस हार्मोन भी हो सकता है, वो केमिकल सब्सटेंस जूसेस भी, डाइजेस्टिव जूसेस भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव जूस स्पेसिफिक है सिर्फ डाइजेशन के लिए, और अगर बात करें हम लोग इसको एंजाइम्स भी बोलते हैं। और अगर बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स मैसेंजर के रूप में काम करता है, मतलब एक तरह जगह से जो मैसेज है हमारे शरीर में, ठीक है, मैसेज का जरूरत है ना, जैसे आप मैंने बताया था आपको एक हॉट चीज़ को, कोई गर्म चीज़ को छू रही है, तो उससे जो आपका एक मैसेज जाना है आपके माइंड को कि ऐसे ऐसे गर्म चीज़ छू लिया ये बंदा, तो हाथ हटवाओ इसको, तो वो चीज़ जो है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है टू फॉर्म ग्लैंड्स, या आप बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, बहुत सारे मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। ये ग्लैंड है क्या, मैं एक बार लिखी दूँ, साइट्स इन द बॉडी, साइट्स मतलब जगह, इन द बॉडी दैट सीक्रेट्स, जो सीक्रेट्स करता है मतलब रिलीज करता है, रिलीज ही लिख देता हूँ,
दैट रिलीजेस या सीक्रेट्स केमिकल सब्सटेंसेस। अभी केमिकल सब्सटेंस कौन कौन है, मैं यहाँ पे ही कैटेगरी बना देता हूँ, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस में आप एक देख सकते हैं स्वेट, ठीक, जो कि स्वेट ग्लैंड निकालता है, स्वेट ग्लैंड नाम से ही है उसका, स्वेट ग्लैंड एक निकालता है। ऑयल भी आप बोल सकते हैं, जो ऑयल ग्लैंड या सेबेक्टियस ग्लैंड रहते हैं वो निकालता है। बात करें इंजाइम्स की, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो निकाला जाता है किसके द्वारा, जितने डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन है, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे सैलिवरी ग्लैंड है वो भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इंटेस्टाइन में बहुत सारे ग्लैंड है वो भी है, पेंक्रियाज में है, पेंक्रियाज खुद ही एक ग्लैंड है, ओके। और एट लास्ट हम लोग बोल सकते हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, तो ग्लैंड भी दो तरह का होता है, एक इंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन, डिपेंड करता है कि बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अभी सिंपल में समझ सकते हैं कि जो ग्लैंड से जो जूस निकल रहा है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट पाइप में जा रहा है या पाइप के बिना जा रहा है, तो पाइप में जा रहा है या खुला सीधा ब्लड में मिक्स हो रहा है, उस हिसाब से इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में बांटा गया है। तो इस हिसाब से ये 4 केमिकल सब्सटेंस मेनली हम लोग बोलते हैं जो निकलता है। तो ये था पूरा एपिथेलियम टिश्यू के बारे में थ्योरी। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ पसंद में आया होगा और कुछ सब कुछ समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्लास 9 में आपको इतना डिटेल में कोई चीज़ आप पढ़े नहीं होंगे, पर ऐसे धीरे धीरे आदत रख लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पहला जो पार्ट होगा उसका कनेक्टिव टिश्यू क्या है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझेंगे, उसका फंक्शन और उसका लोकेशन समझेंगे, और जो मैंने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो बताया उसको हम 3 टाइप्स किए थे ना, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू, तो इसके टाइप्स करेंगे। अगर आपने ओवरव्यू नहीं देखा एनिमल टिश्यू का तो पहले जाइए देखिए उसको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा किस चीज़ का, कि एनिमल टिश्यू में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में रखेंगे, फिर एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, इस पर बारी बारी से लेक्चर आएगा, छोटा छोटा लेक्चर आएगा, ठीक है। ये चूँकि उतना बड़ा नहीं था इसलिए मैंने एपिथेलियम को एक साथ ले लिया, लेकिन आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अच्छा खासा है, इसका लेंथ है और बड़ा है, तो इसलिए मैं उसको बारी बारी से छोटे छोटे लेक्चर्स में लाते रहूँगा। तो चलिए इसी तरह से देखते रहिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।